Hello everyone, welcome to The Catalyst, and today we will discuss about 6th January current affairs. And first and foremost we will discuss about non-proliferation treaty, what happens recently, world powers vow to stop spread of nuclear weapon. वो का मतलब होता है प्रण लेना, शपथ लेना, है ना, किसी चीज का स्वेर करना, है ना। तो वर्ल्ड पावर ने शपथ ली है कि वो स्टॉप करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को। और आपको पता है वर्तमान में जो 5 वीटो पावरफुल कंट्रीज हैं उसके अलावा इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के पास ये क्षमताएं हैं, और बहुत तेजी के साथ में ईरान भी जो है इसे डेवलप करना चाह रहा है, और इसीलिए उस पर P5+1 का एक प्रेशर लगाया गया था। तो यहाँ पर जो पावरफुल 5 नेशन हैं, रशिया, चाइना, यूके, यूएस और फ्रांस, इश्यू स्टेटमेंट आफ्टर एनपीटी रिव्यू। इन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मतलब परमाणु अप्रसार संधि के लिए एक स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने शेड्यूल किया टुडे वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19 के कारण जो पोस्टपोन्ड हो गया था। यहाँ पर ग्लोबल पावर जो करना चाह रही हैं एक्चुअल में इंडिया, राइट, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल और एक है साउथ सूडान। इन देशों ने एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं किया, और यदि सिग्नेचर किए हैं तो वापस से उसे खारिज, रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि यह जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ये पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब भेदभावपूर्ण, राइट, जिसमें डिफरेंसेस है। लाइक वाई, यदि आप न्यूक्लियर वेपन को स्टॉप करना चाहते हैं तो जो रशिया के पास लगभग 6000 प्लस जो न्यूक्लियर वेपन है, यूएस के पास 5500 न्यूक्लियर वेपन है, तो उसे क्यों नहीं रोका जा रहा। सबसे पहले आप अपने न्यूक्लियर वेपन को खत्म कर दीजिए और बाकी सब पर भी प्रेशर बनाइए कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज ही ना करें। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू, बट व्हाट हैपन, देखिए जैसे ही हमने देखा कि चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन की पावर आ गई, हमने लाफिंग बुद्धा करके और 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, सक्सेसफुल रहा पोखरण। उसके बाद हमने सेकेंड टाइम किया, और इस सब के पीछे रीज़न ये था कि हम कभी भी किसी के प्रेशर में, दबाव में ना आए, और नो फर्स्ट पॉलिसी यूज़ को हम हमेशा से मानते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, कई बार ऐसी बात भी आई है कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा समय समय पर बातें भी आती रहती। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, 5 ग्लोबल न्यूक्लियर पावर प्लेस टू प्रिवेंट एटॉमिक वेपन स्प्रेडिंग एंड अवॉइड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नाउ। ऐसे कई बार न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की इश्यू हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी देखा था कि जब एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास इंडिया कर रहा था तो ऐसा डाउट हुआ कि इंडिया गोइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर स्टेटमेंट वाज इश्यूड आफ्टर लेटेस्ट रिव्यू ऑफ ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी विच फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। कब आया ये फोर्स में, 1970 में, पोस्टपोन फ्रॉम इट्स शेड्यूल डेट एंड टू लेटर इन द ईयर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। अब इसको जो है रिव्यू करने की बात थी लेकिन अभी नहीं कर पाए थे। अब जो है एक बार फिर से यहाँ पर जो वीटो पावरफुल कंट्रीज है 5, वो इस पर काम करना चाह रहे हैं। द ट्रीटी इंस्टीट्यूशनलाइज द नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स बाय डीलेजिटिमाइजिंग प्रोलिफरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर को डीलेजिटिमाइज करने की बात किया। डीलेजिटिमाइज का मतलब वो इलीगल डिक्लेयर किया जाए। नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स के तहत न्यूक्लियर वेपन को, फिसाइल जो मटेरियल है, रिलेटेड टेक्नोलॉजी बाय नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, वो किसी भी प्रकार से फिसाइल टेक्नोलॉजी मटेरियल का प्रयोग ना करें, ना ही वो एनरिच्ड यूरेनियम बनाने की कोशिश करें। रिकॉग्नाइज 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट नेमली यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। इन्हें खुदे सबसे पहले इन वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, है ना, और उसके बाद में इस प्रकार के इवेंट्स करें तो शायद इसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर आएगा। द ट्रीटी कैन बी डिस्क्राइब टू हैव 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और यहाँ पर इसका प्रयोग किस में हो, इलेक्ट्रिसिटी में हो। हाउएवर जो भी ये नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, किसको छोड़ दें तो इन जो 9 कंट्रीज है, 5 वीटो पावरफुल और इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, इनको छोड़कर जितने भी देश हैं, है ना, एक साउथ सूडान ने भी इस पर साइन नहीं किया है।
तो यहाँ पर ट्रेटी हैविंग स्ट्रक्चर्ड फ्लॉड एंड व्यूड एज इम्बैलेंस इंस्ट्रूमेंट, ये स्ट्रक्चर्ड फ्लॉ है, इसमें बहुत बड़ी गलतियां हैं, वही जो मैंने आपको बताया. नेवरदलेस द ट्रेटी हैज अटेन्ड अ नियर यूनिवर्सल स्टेटस, अभी तक मतलब नियर यूनिवर्सल स्टेटस है इसका. द ट्रेटी हैज अटेन्ड एंड विद जस्ट 4 होल्ड आउट, इसमें से केवल 4 यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हुआ है यहाँ पे, लेकिन 4 को छोड़ दीजिए उसके अलावा, तो नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इजराइल और इंडिया. सो इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज. मैं आपको दिखाऊंगा साउथ सूडान भी का भी नाम है, अभी मैं कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कस कर लूँगा, वहाँ पर आपको ये क्लैरिटी भी दे दूंगा. सो ट्रेटी टू हॉल्ट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड वॉज बेटर देन हैविंग नन एट ऑल. सबसे बढ़िया तो ये कि किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन ना रहे, और ये ट्रेटी जो है हॉल्ट करती है टू स्प्रेड दी न्यूक्लियर वेपन वॉज बेटर देन हैविंग नन एट ऑल. इंडिया का क्या स्टैंड है ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडिया ऑलवेज कंसीडर्ड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी एज डिस्क्रिमिनेटरी, है ना, भेदभावपूर्ण है. हैव रिफ्यूज टू साइन इट, भारत ने साइन भी नहीं किया इस पर. इट इज वन ऑफ द ओनली 5 कंट्रीज में साउथ सूडान का नाम आ गया, देख लीजिए. डिड नॉट साइन द एनपीटी, विदड्रॉ एंड thus becoming part of these list. ठीक है. India has opposed international treaties aimed at non-proliferation since they have selectively applicable to non-nuclear power, है ना. केवल और केवल जो नॉन न्यूक्लियर पावर्स हैं ये ट्रेटी पूरी तरह से उन्हीं पर लागू होती है, एनपीटी. अच्छा, क्यों नहीं होती भाई? वीटो पावरफुल कंट्रीज के ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए कि वो भी अपने इस प्रकार की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें. सो ये पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है. न्यूक्लियर पावर एंड लेजिटिमेट मोनोपोली ऑफ 5 न्यूक्लियर वेपन, तो ये तो अपने आप में एक मोनोपोली हो जाएगी और वो जो चाहेंगे वो डिक्टेट करेंगे. तो इसीलिए हम इसे डिस्क्रिमिनेटरी कहते हैं. अब रही बात क्या इश्यूज हैं, और तो देखिए एनपीटी इज लार्जली सीन एज कोल्ड वॉर इरा इंस्ट्रूमेंट. ये जो शीत युद्ध था उस समय का, है ना, एक प्रोपागेंडा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नो डाउट एक अच्छा स्टेप है, बट इस स्टेप को डिस्क्रिमिनेटरी ना बनाया जाए. इट शुड बी यूनिवर्सल, है ना. यूनिवर्सल में वीटो पावरफुल कंट्रीज भी आ जाए. क्रिएटिंग द पाथवे टूवर्ड्स अ क्रेडिबल डिसआर्मामेंट प्रोसेस, और इससे एक क्रेडिबल डिसआर्मामेंट प्रोसेस के लिए इसे बनाया गया था. इट इज फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग ओनली हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन while there is no limit of vertical proliferation. हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है? ये हॉरिजेंटल, और वर्टिकल का मतलब क्या है? ये वर्टिकल है. हॉरिजेंटल का मतलब ये है जितने भी दुनिया के देश हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जितने भी देश हैं सभी, ये सभी पर बैन रहे. लेकिन वर्टिकल प्रोलिफरेशन को कोई नहीं रोक रहा है. लगातार चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाता जा रहा है, लगातार रशिया और यूएस वो लगातार अपने. तो वर्टिकल का मतलब ये जो 5 वीटो पावरफुल कंट्रीज हैं वो वर्टिकली तो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं, बट हॉरिजेंटली कंट्रीज कोई और जो अन्य हैं नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स वो ना बनाए. तो ये तो अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी हो गया. द ट्रेटी एग्जिस्टेंशियल चैलेंज बिगिन इन द पोस्ट कोल्ड वॉर इरा सेटिंग व्हेन द attempts by few state parties to break out and gain nuclear latency led by numerous instances of non-compliance violation and defiance. तो यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल चैलेंज क्या है कि अभी भी जैसे ये जो हमने 4 देश देखे, फिर 5वां देखे साउथ सूडान, ईरान, तो ये सब अप्रोच कर रहे हैं और ये जो है वायलेशन, नॉन कंप्लायंस है, कुछ वायलेशन कर रहे हैं. जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे लो तो इंडिया भी उसका हिस्सा है ना. हमने साइन ही नहीं किया तो हम उसके हिस्सा ही नहीं बने कभी भी. सो द इमरजेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स विद डिक्लेयर्ड इंटेंट टू एक्सेस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स भी जो है ना उन्होंने भी डिक्लेयर किया है कि ये इसका यूज़ कर सकते हैं. डिटेक्शन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट, जहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका प्रयोग कर सकती हैं. हैज़ रेज्ड कंसर्न ऑन द लिमिटेशन ऑफ ट्रेटी टू एड्रेस चैलेंजेस थ्रोन अप बाय द न्यू स्ट्रेटेजिक मिलियो. तो ये एक इश्यू और है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों में यदि टेक्नोलॉजी लग गई तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी पूरी दुनिया के लिए. यस और नो? नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पेमेंट बैंक के बारे में बात करें.
अभी क्या हुआ है, हाल ही में एयरटेल जो है उसे बोला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन ट्यूसडे सेड एयरटेल पेमेंट बैंक हैज बीन इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सेकेंड शेड्यूल में सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आते हैं, ठीक है, उसमें एयरटेल पेमेंट बैंक को एनलिस्ट कर लिया गया, इसलिए चर्चा में था। विद दिस, इसके साथ साथ बैंक कैन नाउ पिच द गवर्नमेंट इश्यू रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एंड प्राइमरी ऑक्शंस एंड अंडरटेक बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बिजनेस। तो ये सभी में अंडरटेकिंग का मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो है गवर्नमेंट इश्यूड रिक्वेस्ट जो है इसके लिए भी अब ये पिच कर सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए। तो यहाँ पर जब हम लोग स्मॉल बैंक की बात करें और पेमेंट बैंक की बात करें, तो देखिए पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकता, ये क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते पेमेंट बैंक, ये लोन्स को एक्सटेंड नहीं कर सकते, हैंडल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस को ये हैंडल नहीं कर सकते, जो बाहर से प्रेषण आ रहा है, जो एनआरआईज वगैरह जो बाहर के जो फॉरेन में रहने वाले इंडियंस भेज रहे हैं, एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट, और ये एनआरआई डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है ना, एनआरआई डिपॉजिट को भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना। और यहीं पर स्मॉल बैंक की बात करें तो ये लार्ज लोन को एक्सटेंड कर सकते हैं, फ्लोट सब्सिडीज कैन नॉट डील विद सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। कुल मिला के पेमेंट बैंक जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, और ये प्रीपेड कार्ड इश्यूअर होते हैं, टेलीकॉम कंपनीज, सुपरमार्केट चेन, ये सभी जो है प्रमोट कर सकते हैं। तो इस बार जो एयरटेल बैंक है वो टेलीकॉम कंपनी, प्रीपेड कार्ड इश्यूअर भी इसमें एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी जो है पेमेंट बैंक बना सकती है, ठीक है। इसके अलावा करस्पॉन्डेंट, सुपरमार्केट चेन, कॉर्पोरेट्स इत्यादि। व्हाट दे मस्ट डू, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या करते हैं वो, इनके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट इनके पास मिनिमम कैपिटल जो है वो 100 करोड़ की होनी चाहिए, है ना, एक बेसिक 100 करोड़ का अमाउंट हो। मेंटेन 75%, 75% डिपॉजिट इन गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर, 75% बॉन्ड में, 25% डिपॉजिट इन अदर बैंक्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के तौर पे इनका जो अमाउंट है 75% हो, 25% अदर बैंक में। हैव एटलीस्ट 26% इन्वेस्टमेंट बाय इंडियंस, और इसमें 26% इन्वेस्टमेंट इंडियंस का हो। गेट लिस्टेड टू नेट वर्थ क्रॉस 500 करोड़ से ऊपर नेट वर्थ हो। 25% ब्रांचेज इन अनबैंक्ड एरियाज, जहाँ पर बैंक नहीं है उस एरिया में इसे खोला जाए, ये आरबीआई वगैरह का गाइडलाइन। बी फुल्ली नेटवर्क एंड टेलीकॉम ड्रिवन, टेक्नोलॉजी जो है पूरी तरह से कनेक्टेड हो, मतलब रिमोटली जिस प्रकार से बैंक आज की तारीख में चलते हैं उस प्रकार की फैसिलिटी हो। हैव 1 लाख कैप फॉर डिपॉजिट ऑन एन अकाउंट, वन अकाउंट, एक अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा नहीं आ सकते, जो एनबीएफसी वगैरह में भी होता है। और क्या कर सकते हैं ये, इंटरनेट बैंकिंग दे सकते हैं, सेल म्यूचुअल फंड्स को सेल कर सकते हैं, इंश्योरेंस को, बैंक एश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पेंशन इत्यादि का जो है सेटलमेंट कर सकते हैं, मतलब उसके माध्यम से दिया जा सकता है, जैसे एसबीआई में पेंशन आती है, कुछ की पीएनबी में आती है। सो ऑफर बिल पेमेंट सर्विस टू कस्टमर, हैव एटीएम्स एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट, इनके पास इनके एटीएम्स हो सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। कैन फंक्शन एज बीसी ऑफ अनदर बैंक। तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज बीसी है, यहाँ पर बीसी का मतलब क्या है ना। तो ये जो पेमेंट बैंक है ये अपने आप में एक तरह से नए स्केल के बैंक हैं जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर डिपॉजिट नहीं किया जा सकता। अब बात आए कि शेड्यूल्ड बैंक जो एसबी है ना, शेड्यूल्ड बैंक, तो शेड्यूल्ड बैंक क्या है, जो सेकंड शेड्यूल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में सेकंड शेड्यूल में एनलिस्टेड है, वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं। फॉर दिस दे हैव टू सेटिस्फाई, लगभग यहाँ पर जो पेड अप कैपिटल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इसकी 5 लाख होनी चाहिए मिनिमम। इट कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, इनका बिजनेस क्या है, भारत में बैंकिंग को संचालित करना। मस्ट बी कॉर्पोरेशन एंड कॉपरेटिव सोसाइटी एंड नॉट पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरी फर्म, ये कॉर्पोरेशन या कॉपरेटिव सोसाइटी हो सकती है लेकिन पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरी फर्म नहीं हो सकती, प्रोप्राइटरी जो बेनिफिट कमाने के लिए होती है। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है अब एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो चुका है भारत में। ये एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ बीन
इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल में इसको इंक्लूड कर लिया गया। विद दिस बैंक कैन नाउ पिच गवर्नमेंट इश्यूड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब गवर्नमेंट इश्यूड कोई भी रिक्वेस्ट प्रपोजल है और उनके लिए प्राइमरी ऑक्शन है, राइट, तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेसेस को टैकल कर सकते हैं। इसके मदद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जो है प्राइमरी जो ऑक्शन है या फिर गवर्नमेंट इश्यूड रिक्वेस्ट प्रपोजल को ये जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आ रही है कि शेड्यूल्ड बैंक में क्या होता है, 5 लाख का पेड अप कैपिटल हो, राइट, एंड डज नॉट हार्म इंटेंट ऑफ कस्टमर, कस्टमर के जो मंशा उनको ना हार्म करें। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं वो आरबीआई की गाइडलाइन को कंप्लाई नहीं करते हैं। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, जो आरबीआई के साथ एक अमाउंट लगभग 4% के करीब होता है, 3.5 चल रहा होगा शायद अभी, है ना। तो सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशियो, वो जो है इतना मिनिमम जो है आरबीआई के अंदर, लेकिन यहाँ पर सीआरआर को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती नॉन शेड्यूल्ड बैंक। इसके बाद एट पर्टिकुलर टाइम रिटर्न आर टू बी सबमिटेड, एक पर्टिकुलर टाइम में रिटर्न्स को भी देना होता है ना। एंड कैन बिकम मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस, मेंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस। बोरोइंग जो है, कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, ये आरबीआई से बोरो भी कर सकते हैं, आरबीआई को उधार भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं विद दी पेमेंट बैंक। अब पेमेंट बैंक में, अब पेमेंट बैंक जैसे कि आपने कौन सा देखा, ये है एक तो एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, दूसरा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, है ना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, है ना, पोस्ट ऑफिस वाला जो है, इज लाइकली लाइक एनी अदर बैंक बट ऑपरेटिंग ऑन द स्मॉलर एंड रेस्ट्रिक्टेड स्केल। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे मैंने 1 लाख वाला आपका प्रोविजन बताया। इसके अलावा ये सारे जो पॉइंट्स बताए, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, लोन को एक्सटेंड नहीं कर सकते, एनआरआई से डिपॉजिट नहीं प्राप्त कर सकते, ना ही क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस ये ले सकते, ये कुछ इसमें जो है रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्रेडिट कार्ड इज नॉट इन्वॉल्व, ये हमने बात कर ली। फिर एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट ओनली, यहाँ पर डीडी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, सेविंग करंट अकाउंट एंड नॉट टाइम डिपॉजिट, है ना, टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट किए जाते हैं यहाँ पे, राइट। इसके अलावा द पेमेंट बैंक कैन नॉट सेट अप सब्सिडीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी। तो ये सब्सिडियरीज, इनकी जो सब्सिडियरी है इनसे भी नीचे वो अप्लाई नहीं कर सकते। एक कमेटी थी हेडेड बाय डॉक्टर नचिकेत मोर, रिकमेंडेड दैट सेटिंग अप ऑफ पेमेंट बैंक टू कैटर द लोअर इनकम ग्रुप एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो लोअर इनकम ग्रुप या स्मॉल बिजनेसेस पर जो काम करते हैं, राइट, है ना, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, तो जो 1 लाख तक का सेविंग करें उनको जो है क्विक मदद मिलने और उन्हें लगातार इससे बेनिफिट प्राप्त हो, इसीलिए नचिकेत मोर ने रिकमेंड किए थे पेमेंट बैंक को। एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग आपको ने देखा होगा अनबैंक्ड एरिया में भी इनको खोला जाए, डाइवर्सिफाइड सर्विसेज हो और एक कॉर्नर ऑफ इंडिया तक ये बैंक पहुंचे, इसलिए पेमेंट बैंक की आवश्यकता थी, क्योंकि लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये ओपन हो सकते हैं। चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ कस्टमर अवेयरनेस, यहाँ पर पेमेंट बैंक के बारे में लोगों को पता नहीं है, लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर एजेंट्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टेक्नोलॉजिकल इश्यू, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पर जो है इनके साथ कुछ रेगुलेशन है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजिकल जो इन्वेस्टमेंट है वो उस स्केल पर इन्फ्यूज नहीं हो पाता। अब बात आती है कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, राइट। प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन कितना हो, जो प्रमोटर्स होते हैं, राइट, जैसे एयरटेल है, मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन पेड अप इक्विटी कैपिटल शैल बी 40% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो फर्स्ट 5 ईयर तक 40% जो प्रमोटर्स हैं जैसे एयरटेल खुद है तो वो इसमें निवेश करें। फॉरेन शेयर होल्डिंग कितनी है, द फॉरेन शेयर होल्डिंग इन द पेमेंट बैंक वुड बी एज पर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI कितना आ रहा है उसके अनुसार ये निवेश हो सकता है। और इन्वेस्ट मिनिमम 75% एज इट्स डिमांड डिपॉजिट बैलेंस। डिमांड डिपॉजिट का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि एनी टाइम, मान लीजिए किसी व्यक्ति का 60,000 है तो कभी भी वो 10,000 कभी भी निकाल सकता है, 10K, 15K, इवन 60K पूरे। ऐसा नहीं होगा कि जब वो पैसा निकाले, जैसे आपने देखा होगा कुछ टर्म डिपॉजिट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, उसमें यदि हम पहले
इमेच्योर स्टेज पर यदि पेमेंट को निकालते हैं तो हमें नुकसान होता है। तो ये होता है टर्म डिपॉजिट, और हम क्या बोल रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट। एनी टाइम एनीवन कैन टेक पेमेंट, और इसीलिए तो छोटे उद्योगों में या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए नचिकेत मोर ने इसको रिकमेंड किया था। तो यहाँ पर एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिल विद मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर, यहाँ पर जो है 75% डिमांड डिपॉजिट बैलेंसेज हो इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिल विद मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर। यहाँ पर SLR का भी रोल होगा, CRR का भी रोल है, क्योंकि शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आ चुका है, RBI के कंट्रोल में है ना ये जो पेमेंट बैंक है। नीड टू होल्ड मिनिमम 25% ऑफ करंट एंड टाइम फिक्स डिपॉजिट विद, है ना, तो टाइम और फिक्स डिपॉजिट 25% हो सकता है, 75% तक डिमांड डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ जो है इसको रेगुलेट किया गया इस प्रकार से। अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक फॉर ऑपरेशन पर्पस एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, द पेमेंट बैंक विल बी रजिस्टर्ड, कैसे रजिस्टर्ड होंगी, एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ये पॉइंट याद रखना, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसे रजिस्टर्ड किया गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे। इट इज गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, RBI एक्ट 1934 एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 एंड अदर रिलेवेंट स्टैट्यूट्स एंड डायरेक्टिव्स। तो यहाँ पर पेमेंट बैंक जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, और यहाँ पर गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, इसे किस प्रकार से गवर्न होता है ये, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, RBI एक्ट 1934 क्योंकि ये शेड्यूल कमर्शियल में है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है ना, FEMA इसके तहत इसे किया जा सकता है। अब दे नीड टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो को भी मेंटेन करना इनके लिए जरूरी है। स्कोप क्या है एक्टिविटीज का, एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट इनिशियली रेस्ट्रिक्टेड टू होल्डिंग, यहाँ पर ये सब पॉइंट्स हमने ऑलरेडी देख लिए। ATM कार्ड इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकते, ये पॉइंट प्रीलिम्स में आपके आ सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू गिव लोन, लोन नहीं दे सकते हैं। पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज थ्रू वेरियस चैनल, पेमेंट और रेमिटेंस जो है बहुत से चैनल्स की मदद से हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंस प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये प्रदान कर सकते हैं। दे आर ओनली अलाउड टू इन्वेस्ट मनी रिसीव फ्रॉम कस्टमर डिपॉजिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो उन्हें बस ये अलाउड है कि जो भी पैसा उन्हें लोगों से, जनता ने जो भी सेविंग किया है बैंक में, जो ये पेमेंट बैंक हैं, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, है ना, यहाँ पर ये निवेश कर सकते हैं और वहाँ से जो बेनिफिट मिलेगा उससे ये इंटरेस्ट देंगे लोगों को, और साथ ही साथ जो बेनिफिट मिलेगा उसका एक शेयर ये अपने लाभांश के तौर पे भी अर्न करेंगे बेनिफिट के तौर पे। दे कैन नॉट एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट, है ना। अ पेमेंट बैंक अकाउंट होल्डर वुड बी एबल टू डिपॉजिट विदड्रॉ मनी विदाउट थ्रो ATM और सर्विसेज। तो जिस प्रकार बैंक में होता है, हम जो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस जो होते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, उनकी CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की मदद से हम ATM का भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी हो सकती है, और साथ ही साथ में वहाँ पर जा भी सकते हैं। सो पेमेंट लाइसेंस वुड बी ग्रांटेड टू मोबाइल फर्म, सुपरमार्केट चेन, अदर कैटर टू इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो इस प्रकार से पेमेंट बैंक के जो फीचर्स हैं, कौन कौन से के तहत इस एक्ट को बनाया गया है ना, और एक्चुअल में डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट जो टाइम डिपॉजिट है वो कितना है, 75%। और ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने। कितना पेड अप कैपिटल है, तो वो 5 लाख होता है शेड्यूल कमर्शियल के लिए। वहीं कैपिटल रिक्वायरमेंट सेकंड शेड्यूल के, लेकिन अभी जो पेमेंट बैंक बना उसको मिनिमम 100 करोड़ की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स पर भी। चलिए, तो यहाँ पर आपको आई थिंक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यस। तो हम लोग बात करेंगे एक इंटरनेशनल इश्यू, एंड दैट इज रिलेटेड टू मिलिट्री क्रैकडाउन इन सूडान। तो सूडान में अभी क्या हो रहा है, पूरी तरह से साउथ, है ना, सूडान है, सूडान के जो दोनों ही सूडान में याद रखना एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, और अभी क्या हुआ है, मिलिट्री क्रैकडाउन देखने को मिला है। तो वहाँ पर जो है डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड
सूडान के, है ना, दक्षिण सूडान की बात नहीं करें, हम सूडान की बात करें अभी, वहाँ पर भी क्राइसिस चल रहा है। सो सूडान सिविलियन प्राइम मिनिस्टर जो थे, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर गए थे, अब्दुल्ला हमदौक, हैज़ पुश्ड द कंट्री and already battered by political instability, anti-military protest, violence into further chaos। और इससे क्या हुआ कि ये जो रेजिग्नेशन गया प्राइम मिनिस्टर हमदौक का, उसने कंट्री को पूरी तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में झोंक दिया, एंटी मिलिट्री प्रोटेस्ट, वायलेंस एंड फर्दर क्योस में चले गए। और ऐसा सब क्यों हुआ कि वहाँ के जो जनरल हैं अब्देल फतेह अल बुरहान disbanded the sovereignty council and ousted प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदौक इन द कू का मतलब क्या होता है, मिलिट्री कू का मतलब है तख्ता पलट होना, मतलब आर्मी ने शासन अपने कंट्रोल में ले लिया डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट का। एज मिलिट्री रूल बिकम अनसस्टेनेबल एंड ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर मिलिट्री एग्री टू पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। अब क्या है पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, एक तरह से आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लीजिए, वो बोलते तो डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ पर पावर शेयरिंग है एक तरह से। तो यहाँ पर मिस्टर हमदौक कॉल्ड द डायलॉग टू एग्री ऑन अ नेशनल चार्टर। हमदौक ने एक डायलॉग बुलाया है जिसमें क्या है, ड्रॉ ए रोड मैप टू कंप्लीट द ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी, की ट्रांजिशन को प्रॉपरली जो है ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसमें ट्रांजिशन में क्या है कि दोनों पावर शेयर करेंगे, कौन, मिलिट्री और डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड है मिस्टर हमदौक। सो इन नवंबर 2021 was reinstated following the deal to calm tension and एंटी कू प्रोटेस्ट। यहाँ पर जब कू हो गया तो एंटी कू प्रोटेस्ट लोगों के द्वारा हो रहे हैं, उन्होंने जो है नवंबर 2011 को रीइंस्टेट करने के लिए कहा इसे फिर से। हाउएवर द डील वाज रिजेक्टेड बाय प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, ये डील वैसे जो है रिजेक्ट कर दी गई है। इट वांट्स द पावर टू हैंडेड ओवर फुल्ली सिविलियन गवर्नमेंट टास्क एंड लीडिंग द ट्रांजिशन, और वो चाहते हैं कि फुल्ली जो है सिविलियन गवर्नमेंट को सेलेक्ट हो, मतलब पूरी तरह से डेमोक्रेटिकली सेलेक्ट हो, ना कि इसमें आर्मी का शासन हो। हमदौक वॉज अनेबल टू फॉर्म कैबिनेट एमिड रिलेंटलेस प्रोटेस्ट। इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले कि वहाँ पर वो हमदौक जो है अनेबल टू फॉर्म कैबिनेट। According to Mr. Hamdok, the deal with military was meant to preserve achievement his government made in past 2 years। तो यहाँ पर क्या है, हमदौक ने डील किया है मिलिट्री के साथ, एंड वाज मीन टू प्रिजर्व अचीवमेंट एंड गवर्नमेंट मेड पास्ट 2 years, उन्होंने साथ में काम किया, एंड टू प्रोटेक्ट सूडान फ्रॉम स्लाइडिंग न्यू इंटरनेशनल आइसोलेशन, की ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल आइसोलेशन हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमदौक के रिजिग्नेशन के बाद में जो है पूरी तरह से पावर किसके हाथ में आ गई है, आर्मी के हाथ में। सो हैविंग फेल्ड टू कन्विंस द प्रोटेस्टर, सूडान्स प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। सूडान के प्राइम मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन की, क्योंकि वो पूरी तरह से फेल हुए यहाँ पर, है ना। तो प्रायर टू हिज रेजिग्नेशन सूडानीज सिक्योरिटी फोर्सेज वायलेंटली डिस्पर्स द लेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। और देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो प्राइम मिनिस्टर थे हमदौक और आर्मी का एक अच्छा जो है अलायंस देखने को मिल रहा था, और इसीलिए लोग अब तक शांत थे। लेकिन अब जो है लोग कंप्लीटली सिविलियन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं। प्रायर टू हिज रेजिग्नेशन सूडानी सिक्योरिटी फोर्सेज वायलेंटली डिस्पर्स द लेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन बाय, जो अभी प्रो डेमोक्रेसी का जो ये पूरा का पूरा इशू चल रहा है। देयर आर एलिगेशन ऑफ किलिंग यूजिंग टीयर गैस, साउंड ग्रेनेड्स, ब्लॉकेड, सेक्सुअल वायलेंस इंक्लूडिंग रेप बाय सिक्योरिटी फोर्सेज अगेंस्ट फीमेल प्रोटेस्टर, ये सब देखने को मिल रहा है। पूरा एनवायरनमेंट एक क्योस में, क्योस का मतलब होता है अराजकता, लॉलेसनेस में गुजर रहा है। व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ रिसेंट इवेंट, द मिलिट्री मिसकैलकुलेटेड एंड द विल ऑफ प्रोटेस्टर। मिलिट्री ने मिसकैलकुलेट किया कि उन्हें नहीं पता था प्रोटेस्टर इतने जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो है सिचुएशन बना देंगे आर्मी के लिए। When Mr. Hamdok was reinstated coup, he may have calculated that military could exercise greater control over civilian government and election। उन्हें ये लगा था हमदौक को कि जो है आर्मी संभाल लेगी, बट ऐसा दिख रहा नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए हमदौक को भी ये लगता होगा कि अब जो गवर्नमेंट आएगी वो उनके अगेंस्ट में हो सकता है, कोई ना कोई लीडर सामने आए और वो जो है
इनको हरा दे, क्योंकि अभी चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। अ डायरेक्ट टेक ओवर ऑफ गवर्नमेंट बाय मिलिट्री वुड बी एक्सट्रीमली अनपॉपुलर, ये बहुत ही खराब एक मतलब इवेंट हुआ है। फाइंडिंग अ लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर वुड नॉट बी ईजी आइदर, और एक लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर का प्राप्त करना, सूडान में बहुत लंबे समय से इस प्रकार के क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चली रही है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन 2019, प्राइम मिनिस्टर शुड बी सेलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड देन एंडोर्स्ड बाय सॉवरेनिटी काउंसिल। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो क्या, प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेलेक्ट होता है और उसके बाद उसे एंडोर्स कौन करती है, जो सोवरेनिटी संप्रभु काउंसिल है वो उसे एंडोर्स करती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नेवर फॉर्म एंड सोवरेन काउंसिल वाज डिसबैंडेड, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी बनी नहीं और ये डिसबैंडेड रही। ठीक है। द मिलिट्री कुड अपॉइंट अनदर टेक्नोक्रेट, मिलिट्री हो सकता है किसी और, जैसे मिस्टर हमदौक को इन्होंने लाए थे, राइट, डेमोक्रेटिकली पूरी तरह से नहीं थे ये, है ना, शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे ये। इन्हें जो है एक फेस के रूप में आर्मी लाई थी, लेकिन रेजिग्नेशन जब आया हमदौक का, उसके बाद में आर्मी का जो क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद में ये पूरी तरह से जो प्रोटेस्ट है वो डिस्पर्स्ड हो गया और अब जो है वाइडली उसको क्रैकडाउन किया जा रहा है। दे आर सर्टेनली नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीवन द मिलिट्री अपॉइंट्स नेक्स्ट, वो निश्चित रूप से एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं कि जो मिलिट्री है अब किसे अपॉइंट करने वाली है। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमी पर किस प्रकार से प्रभाव डाल रही हैं ऑफ द सूडान। तो देखिए, प्रोटेस्टर हैव पैरालाइज्ड एन ऑलरेडी वीक इकोनॉमी, पूरी तरह से लकवा मार गया है, पहले वीक थी इकोनॉमी। यहाँ पर इन्फ्लेशन भी 400% ज़्यादा हो गए हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन नीड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन 2022, और यहाँ पर 1/3 कंट्री की पॉपुलेशन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की आवश्यकता है। पूरी दुनिया यहाँ पर पीस कीपिंग फोर्सेज वगैरह भी अपना काम यहाँ पर कर रही। ओनली स्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैन एड्रेस दीज क्रिटिकल चैलेंजेस, केवल स्टेबल गवर्नमेंट इस चैलेंजेस को रोक सकती है। तो और क्या क्या करने की आवश्यकता है। मिलिट्री हैज़ द मॉरल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व द क्राइसिस, इट शुड इमीडिएटली एंड, इनको क्रैकडाउन बंद करने होंगे। रेस्पेक्ट करना होगा पावर शेयरिंग एग्रीमेंट और रिस्टोर करना होगा सिक्योरिटी काउंसिल को, कंट्री का जो लेजिस्लेटिव डेमोक्रेसी उसको, और सिविलियन और डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करवाए जाएं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो आर्मी का। अभी क्या होता है, आंध्र प्रदेश के एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 15 फुट लंबी व्हेल शार्क, व्हेल है ये एक्चुअल में, शार्क इसका नाम है, व्हेल शार्क है ना, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फिश स्पीशीज है जो 20 मीटर तक लंबी होती है। और हैबिटेट क्या है इसका, फाउंड इन ऑल द ट्रॉपिकल ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल का मतलब जो ये लाइन ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है वहाँ पर ट्रॉपिकल स्पॉट की जाती है। व्हेल शार्क हैव वाइट स्पॉटेड कलरेशन, इनका वाइट स्पॉटेड कलरेशन होता है। इन इंडिया गुजरात हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ व्हेल शार्क, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात में व्हेल शार्क बहुत देखने को मिलती है, पॉपुलेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन में। द प्रेजेंस ऑफ व्हेल शार्क इंडिकेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ प्लैंकटन एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द। देखिए, पूरी तरह से शार्क क्या है, वो शाकाहारी जीव है और वो प्लैंकटन पर जीवित रहता है, और इसीलिए वहाँ का कितना अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब गुजरात के आसपास का जो एरिया है वो ओशियनिक रूप से एक हेल्दी माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन पाए जाते हैं। व्हेल शार्क लाइक द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फिश। द बास्किंग शार्क इज filter feeder and they feed on plankton. In order to eat, it juts out formidable sized jaw, ये बहुत बड़ा अपने जॉ को खोलती है, जबड़े को, and passively filters everything in its path, और वो फिल्टर कर देती है उसको। मैकेनिज्म इज कॉल्ड क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन, और इसमें जो उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें वो गल कर लेती है ना, निगल लेती है, गल्प, एंड इस प्रकार से इसे बोलते हैं क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से करती है, इन ऑर्डर टू ईट इट जट्स आउट
its formidably sized jaw and passively filter everything in the path. The whale shark travel massive distance, कई हजारों किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं टू फाइंड फूड टू सस्टेन देयर ह्यूज साइज, ताकि वो अपने साइज को सस्टेन कर सके। IUCN की रेड लिस्ट में ये जो वेल शार्क है ना, बेसिकली ये वेल है ना, एक होती है ब्लू वेल, ये वेल शार्क है। एंडेंजर्ड, ये एंडेंजर्ड है। साइट्स में अपेंडिक्स सेकंड में इन्हें डाला गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है। इन्हें मारा जाएगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। थ्रेट क्या है? अनरेगुलेटेड और ओवर फिशिंग फॉर देयर मीट। जापान वगैरह में तो इन्हें फिन्स ऑयल के लिए, बाई कैच, एक्सीडेंटल कैप्चर ऑफ नॉन टारगेट स्पीशीज, जिसमें इन्हें पकड़ना नहीं है लेकिन वो कई बार क्या होती है उस नेट में आ जाती हैं। इसके कारण इनका हैबिटाट लॉस हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म के कारण भी है ना, स्लो रिप्रोडक्शन के कारण भी इनके अंदर एक जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी रेट, वो कम देखने को मिल रही है। व्हाट इज नई तालीम? देखिए, नई तालीम जो है, न्यू तालीम का मतलब होता है एजुकेशन। महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया गया था। अभी जो है आप देखेंगे कि ये जो नई तालीम है ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नई तालीम इन इंडिया, इट इज़ टू अचीव ग्राम स्वराज। इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम स्वराज को प्राप्त करना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, हैज सेड दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्या फॉलो करना चाहिए, फॉलोज है ना, फॉलोज नई तालीम ऑफ महात्मा गांधी बाय गिविंग इम्पोर्टेंस टू मदर टंग, है ना। अभी आपने सुना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें मदर टंग पर बहुत फोकस किया गया है ना। मदर टंग का मतलब है कि जो हिंदी है किसी क्षेत्र में, कहीं पर गुजराती है, मदर टंग, और उसके बाद में अन्य लैंग्वेजेस को सिखाया जाए एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल लेवल। नई तालीम ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, जो मैं आपको बता चुका हूँ। नई का मतलब न्यू, तालीम का मतलब एजुकेशन। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया। 1937 में गांधी जी ने नई तालीम का कॉन्सेप्ट लाए थे ग्राम स्वराज को लेकर, कि विलेजेस में लिबरेशन हो। इन शॉर्ट, गांधी जी ड्रीम टू मेक ऑल विलेज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। और एजुकेशन जब होगा तो वो इस विशियस साइकिल से बाहर भी निकल पाएंगे। अपलिफ्टमेंट, ओवरऑल जो अपलिफ्टमेंट है वो देखने को मिलेगा। इट इज़ एन अप्रोच टू टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड वॉज बेस्ड ऑन 4 प्रिंसिपल। यहाँ पर पूरी तरह से इन्होंने बोला कि बॉडी, माइंड, स्पिरिट तीनों के लिए जो है ये प्रिंसिपल काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो एजुकेशन और लर्निंग इन मदर टंग अलॉन्ग विद हैंडीक्राफ्ट वर्क। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या है? जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं लोकल, उन्हें सीखना मदर टंग का प्रयोग करते हुए। वर्क शुड बी लिंक्ड विद मोस्ट यूजफुल वोकेशनल नीड ऑफ द लोकेलिटी। वोकेशनल का मतलब क्या है? जो जिससे वो कमा सकें, वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है, तो इससे ये क्या करें, लिंक किया जाए। लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद वोकेशनल वर्क। लर्निंग जो है उसको वोकेशनल वर्क के साथ साथ, ताकि ये पूरी तरह से प्रोडक्टिव होगा, है ना। विलेज डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट होंगे वो। वर्क शुड बी सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव नीडेड फॉर लिविंग। तो वर्क जो है वो सोशली यूजफुल हो, प्रोडक्टिव हो और जीने के लिए मदद करे, आजीविका के लिए, लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए भी मदद करे। तो गांधी जी और एजुकेशन की बात करें तो गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत से एजुकेशन पर, विशेषकर जो टॉल्स्टॉय फार्म था उनका साउथ अफ्रीका में। इट वॉज मच लेटर वाइल लिविंग इन सेवाग्राम, वार्धा में जब वो रह रहे थे, इन द हीट ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, गांधी जी रोट हिज इन्फ्लुएंस आर्टिकल इन हरिजन अबाउट एजुकेशन, की जो हरिजन लोग भी हैं उनको भी एजुकेशन का एक पूरा इन्फ्लुएंस मिले। इन इट ही मैप्ड आउट बेसिक पैडागॉजी, टीचिंग की क्या पद्धति होनी चाहिए, विद फोकस ऑन कि एक तो एजुकेशन इस प्रकार की हो कि लाइफ लॉन्ग कैरेक्टर हो, सोशल कैरेक्टर एंड होलिस्टिक प्रोसेस, एक समग्र प्रोसेस की बात की जाए। इसलिए 10 गांधी एजुकेशन इज मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। गांधी का जो एजुकेशन है वो क्या है, मॉरल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। अ प्रोसेस दैट डिफाइन लाइफ लॉन्ग, जो हमेशा परमानेंट रहे, होलिस्टिक अप्रोच रहे और सोशल कैरेक्टर। ही बिलीव द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ टीचर्स इन लर्निंग प्रोसेस। वो क्या बिलीव करते हैं कि टीचर
जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चीज़ों को सिखाने में। एक बार मैंने पहले भी आपसे प्रश्न पूछा था, आपको मुझे इसका आंसर जरूर देना है। कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आज की क्लास में हैं, उनका आंसर आपको खुद को देना है ना। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म, दोनों के बीच में क्या कॉमन एग्रीमेंट है? द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी, क्या स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे? क्लास स्ट्रगल के बारे में बोला, या एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, या फिर इकोनॉमिक डिटर्मिनीज? तो ये इनमें से कौन से आंसर सही है बताइए, है ना। गांधीज्म और मार्क्सिज्म में क्या कॉमनलिटी थी? एक बार फिर ये ट्रेटी के बारे में पॉइंट आए हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी। ये तो आपको पता ही हुआ कि अभी ये कोशिश करें टू प्रिवेंट एटॉमिक वेपन स्प्रेडिंग एंड अवॉइड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, कि ये ना हो। और ट्रेटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन वाज पोस्टपोन्ड फ्रॉम इट्स शेड्यूल्ड डेट 4 जनवरी टू लेटर इन ईयर ड्यू टू कोविड-19। तो यहाँ पर इसको शेड्यूल डेट ये माना गया, और यहाँ पर इन देशों ने, 5 देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया, लीडर्स ऑफ द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ऑन प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर वॉर एंड अवॉइडिंग आर्म रेस ना हो और न्यूक्लियर वॉर्स को रोकने के लिए। एक खतरा अभी हाल ही में जो खतरा देखने को मिल रहा है कि एक तो यूनाइटेड स्टेट्स हो सकता है ताइवान को एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला प्रदान करे कि कल को यदि चाइना उस पर अटैक कर दे तो ताइवान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो इससे क्या होगा, एक प्रकार से उसको सिक्योरिटी, एक अम्ब्रेला मिल जाएगा। वहीं दूसरा एक और इश्यू क्या आ रहा है कि अभी जो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कोल्ड वॉर की संभावना, एक बार जो कोल्ड वॉर के बाद में एक बार फिर यूक्रेनियन बॉर्डर पर जो ये इश्यू चल रहे हैं, उसके कारण भी हम न्यूक्लियर अटैक देख सकते हैं। क्रेमलिन वो फोर्ट्रेस है, क्रेमलिन याद रखना ये मॉस्को में लोकेटेड है, दैट इज रेज्ड फियर दैट द क्रेमलिन इज प्लानिंग टू न्यू अटैक ऑन प्रो वेस्टर्न नेबर। क्रेमलिन का मतलब क्या है? जो फोर्ट्रेस है मॉस्को में, एक तरह से हम यूँ कह लें कि मॉस्को जो है अटैक करना चाह रहा है, ऐसा आप याद रखें। चाइना और ताइवान का जो इश्यू है, इस सबको देखते हुए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी को रीशेड्यूल, मतलब इसको पूरी तरह से चीज़ों को कंटेन किया जाए, है ना, कि न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड ना हो, नॉन प्रोलिफरेशन हो, डिसआर्मामेंट हो और पीसफुल यूज हो न्यूक्लियर एनर्जी का। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी के, राइट। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब बढ़ावा न दिया जाए और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन न बनाए जाए, डिसआर्मामेंट किया जाए, जिनके पास है वो डिसआर्मामेंट हो इसमें, पीसफुल यूज हो न्यूक्लियर एनर्जी का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्शन में, है ना, कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण में। दीज एलिमेंट्स constitutes a grand bargain between 5 nuclear weapon state and the non-nuclear weapon state। और ये साइन हुआ था 1968 में और 1970 में फोर्स में आया। इसका इम्प्लीकेशंस क्या है? स्टेट्स विदाउट न्यूक्लियर वेपन विल नॉट एक्वायर दैम। जो स्टेट न्यूक्लियर वेपन नहीं रखते उनके पास नहीं होगा, नहीं एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। स्टेट विद न्यूक्लियर वेपन विल परस्यू डिसआर्मामेंट, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो डिसआर्मामेंट की कोशिश करेंगे, जो ये 9 कंट्रीज हैं। ऑल द स्टेट कैन एक्सेस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पस, के लिए कोई भी देश इसका यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर जो की प्रोविज़न है उसमें न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट है, दोज दैट हैव मैन्युफैक्चर्ड द डिटोनेटेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिवाइस प्रायर टू 1967, all the other states are therefore considered non-nuclear weapon states। तो ये जो इससे पहले 5 देश थे जिन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया था। तो ये 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट कौन से हैं? आपको पता है, वीटो पावरफुल जो कंट्रीज हैं। द ट्रेटी डज नॉट अफेक्ट राइट ऑफ द स्टेट पार्टीज टू डेवलप, प्रोड्यूस एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पज। तो ट्रेटी अफेक्ट नहीं होती है कि जो राइट अधिकार है स्टेट पार्टी के कि वो डेवलप करे, प्रोड्यूस करे न्यूक्लियर, है ना। तो यहाँ पर जो रोल है स्टेट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किस प्रकार से यहाँ पर जो न्यूक्लियर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी सेफगार्ड वगैरह मटेरियल को लेकर, जैसे चेरनोबिल इवेंट हुआ था तो वहाँ पर भी क्या है, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उन पर भी ये नज़र रखता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी।
यहाँ पर आपको एक कंप्लीट पिक्चर दिखेगी कि रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है 6000 2055, अमेरिका के पास है 5500, उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है चाइना जिसके पास 350 वॉरहेड है, फ्रांस के बाद पास 290 वॉरहेड है, यूनाइटेड किंगडम के पास 225, पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर वॉरहेड है और इंडिया के पास है 156, और उसके बाद 90 वॉरहेड है इसराइल के पास, नॉर्थ कोरिया के पास है 50 टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड। तो इस प्रकार से सभी जो ये न्यूक्लियर जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, वीटो पावरफुल कंट्रीज है, वो इसे कम करना चाहते हैं। क्यों फेलियर हुआ? फेलियर ऑफ डिसआर्मामेंट प्रोसेस। देखिए एनपीटी इज लार्जली सीन एज कोल्ड इरा इंस्ट्रूमेंट, इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं होता है। और डिसआर्मामेंट प्रोसेस जो है क्रेडिबल नहीं है इतना, ना ही ये जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो उसे रोकना चाह रहे हैं। सिस्टम ऑफ न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव नॉट्स, जो ये नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं ट्रेटी का, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी है ना, एज द फोकस टू प्रिवेंटिंग ओनली हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन। ये हमने बात की थी अभी, हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन क्या होता है, नो लिमिट ऑन वर्टिकल प्रोलिफरेशन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमने ये सारे पॉइंट्स पहले भी देख लिए हैं, तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। आपको एक और बात याद आ रही होगी, 5G के ऊपर हमने पूरे डिटेल में डिस्कशन किया था, याद आ रहा है आपको? और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से शहर, इसके अलावा कुछ नए शहर भी ऐड हुए हैं जिसमें टायर 1 टायर 2 सिटीज़ भी इंक्लूड हो गए हैं। तो यहाँ पर गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद है ना, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर वुड बी अमंग द फर्स्ट सिटीज़। और ये क्यों किया गया है, आपको लॉजिक पता होगा क्यों, वाई 5G इज लॉन्च इन दिस 1 टायर और 2 टायर सिटीज़, ऐसा क्यों किया जा रहा है ना, ताकि धीरे धीरे फिर क्या होगा, स्प्रेड होगा इसका। वेयर डज इंडिया स्टैंड इन टर्म्स ऑफ ट्रायल एंड लॉन्च, कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं? गवर्नमेंट हैज सेड द ऑक्शन ऑफ 5G स्पेक्ट्रम वुड टेक प्लेस, ये कब से स्टार्ट होगा? मार्च और अप्रैल 2022 से हम ऑक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है। द एक्सपर्ट सेज दैट इट कुड बी डिलेड बाय एटलीस्ट 1 क्वार्टर एज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आर येट टू कंप्लीट देयर ट्रायल एंड टेस्ट वेरियस एस्पेक्ट। अभी कंपनीज को ट्रायल करने बाकी है, तो हो सकता है 3 महीने और डिले हो जाए, 1 क्वार्टर का। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया इज in final stage of stakeholder consultation and likely to submit its recommendation to, और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करना है। मीनवाइल प्राइवेट जो टेलीकॉम कंपनीज है हैव प्रोग्रेस्ड ऑल वेरियस लेवल रिगार्डिंग रोल आउट ऑफ 5G लाइक कंडक्टिंग ट्रायल, अभी ट्रायल करने, टेस्टिंग स्पीड एंड बिल्डिंग इंडिजीनियस 5G नेटवर्क। हमने आपको याद आ रहा होगा हवाई वगैरह को फोकस नहीं करें, हम अपना खुद का 5G नेटवर्क बनाना क्या है। चलिए, व्हाट इज 5G? 5G क्या है, तो आप याद रखना, ये ऑगमेंट 4G LTE कनेक्शन। ऑगमेंट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जो 4G है उसमें उसको क्या करना, ऑगमेंट करना और भी बढ़ाना है ना। और स्पीड क्या होगी, लगभग जो लो स्पीड वाले हैं उसमें 100 Mbps, जो मिड हैं वो 1 Gbps से भी ऊपर, और 10 to 20 Gbps हाई स्पीड वाले जो होंगे, जो स्पेशल फीचर्स या है ना स्पेशल मूवी हॉल वगैरह के लिए हाई डेफिनेशन, और जो पावरफुल कॉरपोरेशंस हैं उनके लिए। फीचर क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना कि ये ऑपरेट करते हैं द मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 to 3000 गीगाहर्ट्ज के इस रेंज में, ठीक है, ये वर्क करते हैं। विच हैव एडवांटेज ऑफ सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये रेंज जो गीगाहर्ट्ज में बढ़ाई गई है, इससे डेटा को लार्ज स्केल पर भेजा जा सकता है। इसे 3 बैंड में ऑपरेट किया जा सकता है, जो मैं आपको बोल रहा था, लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी। लेटेंसी जो डिले है, मैंने आपको बताया था, जो 70 माइक्रोसेकंड डिले था वो 4G में, वो अब केवल 1 माइक्रोसेकंड डिले होगा। तो इससे आप सोच सकते हैं कि टाइम डिले का इश्यू नहीं है। लेटेंसी का मतलब टाइम डिले ना होना। इंक्रीज्ड कैपेसिटी 5G ने, और इसीलिए लेटेंसी कम होगी तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत फास्ट नेटवर्क पर ये सब चीज़ें काम होगी। कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी है ना, डेटा की स्पीड, कैपेसिटी, ये सब बढ़ा दिया जाएगा।
तो यहाँ पर 1980 में एनालॉग वॉइस थे, ह्यूमन टू ह्यूमन। 90s में डिजिटल आया, लो स्पीड डेटा। फिर 2000 में मोबाइल ब्रॉडबैंड आया 3G। फिर 2010 में फास्ट एंड बेटर 3G आया। और 5G जो है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, सेंसर सिस्टम, मेटा वगैरह जो आएगा, इस प्रकार से ये डिवाइसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो सकती हैं, ड्रोन इत्यादि। क्या सिग्निफिकेंस है? भारत की जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 है, ये पॉइंट याद रखना आप लोग कि 2018 के तहत हाईलाइट किया गया कि 5G व्हेन इट स्टेट्स दैट द कन्वर्जेंस ऑफ द क्लस्टर एंड रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इंक्लूड 5G। 5G के आने के बाद ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे काम करेगा और देश में जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, राइट, है ना, डेटा माइनिंग है ना, क्लाउड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डेटा एनालिसिस है, डेटा साइंस वगैरह है ना, स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए बहुत ही तेज़ी से डेटा को एनालाइज करने और उससे आउटपुट प्रोडिक्ट करने में मदद मिलेगी। अब ऐसा बोला जाता है कि 5G यदि लगाएंगे तो हेल्थ पर एक रिस्क हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्च हुआ और उसमें बताया गया कि किसी प्रकार का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा कैजुअली लिंक्ड विद एक्सपोजर ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। रीज़न क्या बताया? देखिए यहाँ पर रीज़न ये बताया गया है कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, एज द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज देयर इज लेस पेनिट्रेशन। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी वो त्वचा के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगी हमारे, तो रिएक्शन कैसे करेगी सेल से? इज इट क्लियर? तो यहाँ पर याद रखना, फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज होने पर इट कैनॉट इवन इंसर्ट इनसाइड आवर बॉडी एंड दैट इज वाई पेनिट्रेशन नहीं होगा, तो कोई स्किन आई पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। टिश्यू ईटिंग का बहुत ही नेग्लिजिबल इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट ओवरऑल एक्सपोजर रिमेन बिलो इंटरनेशनल गाइडलाइन एंड नो कॉन्सिक्वेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ आर एंटिसिपेटेड। और किसी प्रकार का कोई पब्लिक हेल्थ पर कोई इश्यू हो ऐसा नहीं देखने को मिला। व्हाट आर इंटरनेशनल एक्सपोजर गाइडलाइन? यहाँ पर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर गाइडलाइन में भी बताया गया है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी अप टू 3000 गीगाहर्ट्ज तक ही यहाँ पर 5G को डिप्लॉय करना चाहिए। 2 इंटरनेशनल बॉडी हैं, एक तो है द इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, कि इन रेडिएशन जो आयोनाइज कर सकते हैं उनका इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थ्रू द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेफ्टी। तो यहाँ पर ये दो जो हैं ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, ये कोशिश करें कि गाइडलाइन ग्लोबली एक कॉमन हो। इंटरनेशनल एफर्ट में देखिए, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो WHO एस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट इन 1996। WHO ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या हेल्थ इम्पैक्ट होंगे जब कोई इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपोजर होता है ना, 0 से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में, है ना। तो ये जो है इलेक्ट्रोमोटिव फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन उनका क्या इम्पैक्ट होता है वो ये स्टडी करता है इंटरनेशनल एफर्ट के तहत। आप ही में से एक स्टूडेंट है, उन्होंने ये पूछा था कि जो ये अर्थ है, सॉरी ये सन है और सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है। मैंने आपको ये बोला था कि एक एपीहेलियन होता है जो क्लोजेस्ट पॉइंट है और एक पेरीहेलियन। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न था एक स्टूडेंट का, ये यहाँ पर मैंने बोला था ये पेरीहेलियन है, ये एपीहेलियन है, और लगभग मैंने ये बोला था कि 60 लाख का डिस्टेंस होता है एपीहेलियन और पेरीहेलियन में। मैंने आपको बताया था 15.21 और दूसरा था 14.71 किलोमीटर। तो यहाँ पर 14.71 किलोमीटर है और ये है 15.21 किलोमीटर। ये एपीहेलियन है, ये पेरीहेलियन है। पेरीहेलियन जो है 3 जून को, सॉरी जनवरी को है ना। अब देखिए ये 60 लाख किलोमीटर का जो 50 to 60 लाख किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, एक्चुअल में वो टेम्परेचर को इतना इम्पैक्ट नहीं करता। पृथ्वी पर अपना एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर सन रेडिएशंस आती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि है, तो कुछ समय तक ये यहीं पर रुक जाती हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण काम करता है। लेकिन एक बात बड़े ध्यान से सोचिए, पृथ्वी पर जो सर्दी गर्मी पड़ती है उसमें अर्थ कितना क्लोज सन के आ रहा है, कितना दूर जा रहा है एपीहेलियन में, इसका इतना मैटर नहीं करता क्योंकि 60 लाख किलोमीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर,
जब सन से लाइन ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा पर यदि किरणें गिरती हैं तो आप सोचिए कि पृथ्वी कैसे रही होगी। पृथ्वी कुछ ऐसे रही होगी, है ना। और ये है तो लाइन ऑफ कैंसर पर ये गिर रहा है, ठीक है, लाइन ऑफ कैंसर पर। अब देखिए जितना सन की हीट है वो पर्टिकुलर इस एरिया में गिर रही है। और यदि मैं नीचे की बात करूं तो एक इंक्लाइंड एंगल है, तो जो एनर्जी इतने एरिया पर गिर रही है, सन की जो हीट है वो एक इंक्लाइंड एंगल पर कंपैरेटिवली ज़्यादा एरिया में गिरेगी। सेम एनर्जी इस पर इम्पैक्ट हो रही है, सेम एनर्जी इस पर इम्पैक्ट हो रही है। आप बताइए हीट कहाँ जनरेट होगी? हीट यहाँ जनरेट होगी। व्हेन line of cancer is in the straight point of sun radiation, then heat will be increased and in southern hemisphere temperature will be lesser। तो यहाँ पर मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता डिस्टेंस का, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में। देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण अभी लगातार 2 बार दिल्ली में बरसात, और ये ऐसा होता है कि 4 से 5 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पर जो है रेनफॉल होता है इन दिस नॉर्थ इंडिया, लाइक पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, अभी तो साउदर्न राजस्थान तक रेनफॉल हो रहा है। तो ये मेडिटेरेनियन सी से ये वेस्टर्लीज के साथ में, और भारत के, चूंकि मैंने आपको शायद ITCZ जो है, बताइए ITCZ क्या होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल, है ना, जो ट्रॉपिक, जो ये कन्वर्जेंस जो जोन होता है ना। तो ये कन्वर्जेंस जो जोन है, इसमें ये हमारे हिमालयाज के नीचे ये टकरा के नीचे की तरफ आती है, और यहाँ पर जो हीट जनरेट हुई है वो रेनफॉल के साथ में जो है यहाँ पर वर्षा करती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे मावट भी कहा जाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 कंजिक्यूटिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लगातार 2 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी देखने को मिले न्यू दिल्ली में। और ये सब क्यों हुआ? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटेड इन मेडिटेरेनियन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है ये, ट्रॉपिकल तो कौन सा होता है? जो साउथ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया में आता, ब्रिंग सडन विंटर रेन, और इसके कारण सडन विंटर रेन देखने को मिली। नॉन मानसूनल प्रेसिपिटेशन पैटर्न ये हमेशा होता ही है। मॉइस्चर ऑफ दीज स्टॉर्म यूजुअली ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन, कैस्पियन सी, ब्लैक सी से होते हुए यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है वो यहाँ पर रेनफॉल करता है। ग्लोबल फिनोमिना है, मॉइस्चर यूजुअली कैरिड अपर एटमॉस्फेयर में जाता है, अनलाइक द ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट, एंड मॉइस्चर इज कैरिड इन लोअर एटमॉस्फेयर, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो स्टॉर्म्स होते हैं, ये ग्लोबल फिनोमिना है कि मॉइस्चर जो है वो अपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, न कि लोअर एटमॉस्फेयर में। अपर एटमॉस्फेयर वो वेस्टर्लीज की मदद से यहाँ पर एंटर करते हैं। इन केस ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मॉइस्चर इज समटाइम शेड एज रेन, और कई बार ये मॉइस्चर रेनफॉल की तरह से आती है, एनकाउंटर द हिमालयाज। एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज मोर फ्रिक्वेंट एंड स्ट्रॉन्ग इन विंटर सेशन। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है विंटर रेनफॉल का? और एक्सट्रीम कोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठंड पड़ना लग जाता है। इससे जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको पकने में भी मदद मिलती है। सो द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्पेसिफिकली वंस इन विंटर ब्रिंग मॉडरेट टू हैवी रेन इन लो लाइंग एरियाज एंड हैवी स्नो। माउंटेनियस रीजन में स्नो होता है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये देखा जाता है। दे आर द कॉज ऑफ मोस्ट विंटर एंड प्री मानसून सेशन रेनफॉल। इसके कारण जो है मोस्ट विंटर में प्री मानसून सेशन देखने को मिलता है। एन एवरेज ऑफ 4 to 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलते हैं। इट्स सिग्निफिकेंस क्या है कि जो प्रेसिपिटेशन है ड्यूरिंग विंटर सेशन हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली जो रबी है हमारी सरसों और विशेषकर वीट में। वीट अमंग दैम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप विच हेल्प्स मीट। वीट में सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप जरूर सॉल्व कीजिए, है ना, और मुझे आंसर बताइए। अभी आप देख रहे होंगे कि जो दिसंबर 2021 में एंटोनी जे ब्लिंकन भारत में आए थे, तो उनका क्या एजेंडा था? द विजिट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन।
वो चाहते थे अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस दैट इट इज़ बीइंग अकॉर्डेड टू द रीजन बाय जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन में कोई बहुत ही पावरफुली सपोर्ट कर सकता है यूएस के जो एजेंडाज है वो इंडिया हो सकता है, क्योंकि अभी इंडिया का एक अच्छा रिलेशन चल रहा है। तो इस विजिट से हम क्या क्या देख सकते हैं? सबसे पहला तो ये कि यूएस अपने आप को रिलायबल पार्टनर के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाह रहा है इस एरिया में, इंडोनेशिया को, इंडिया को, राइट। द आइडिया वाज टू प्रेजेंट यूएस एज ए रिलायबल पार्टनर इन मीटिंग एंड चैलेंज इन इंडो पैसिफिक रीजन इज फेसिंग। और रिलायबल पार्टनर का मतलब क्या है? जो साउथ चाइना सी में जो हेजिमनी जो चाइना की चल रही है उसको रोकने के लिए। फॉर इंस्टेंसेस कंप्लाई अवेयर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आर एवर्स टू चूजिंग साइड ऑफ, और साउथ एशियन नेशंस जो है ना अभी यूएस चाइना में से चूज करने की उस पर नहीं है, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा निवेश इन्वेस्टमेंट साउथ एशियन कंट्रीज में है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें तो चाइना के चैलेंज को टैकल करना है, और इसीलिए आपको पता होगा यूएस जो है इन रिटेलिएशन ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अमेरिका चाहता है कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नाम का प्रोजेक्ट चलाया जाए, ब्लू डॉट नेटवर्क बनाया जाए, जिससे क्या हो कि चाइना और यूएस के बीच में जो कौन ल्यूर ज़्यादा कर पाएगा, है ना, आसियान नेशंस को। इन साउथ एशिया यूएस चाइना कंपटीशन मोस्ट वायबल इन द टू एरियाज, एक तो साउथ चाइना सी में और सबसे ज़्यादा साउथ एशियन कंट्रीज़ में। और अभी जो आरसीपी बन गया उससे तो ज़्यादा क्लोज जो है ये साउथ एशियन कंट्रीज टूवर्ड्स चाइना चले गए। यूएस हैज कंटिन्यूड इट्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन डिस्प्यूटेड वाटर ऑफ साउथ चाइना सी। तो यूएस जो है कंटिन्यूसली इसकी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर काम कर रहा है साउथ चाइना सी में। और इन्होंने इन द रिमार्क इन इंडोनेशिया मिस्टर ब्लिंकन स्ट्रेस अमेरिकन डिटर्मिनेशन टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन साउथ चाइना सी। और यहाँ पर बीजिंग का जो एग्रेसिव एक्शन है दैट थ्रेटन द मूवमेंट ऑफ मोर देन $3 ट्रिलियन वर्थ कमर्स एवरी ईयर। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा बीजिंग को, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लोजिंग द गैप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर जिस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया में टॉप रिसिपेंट ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहीं पर देखा गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। हाउ दिस इन्वेस्टमेंट हैव ड्रिवन countries such as Cambodia and Laos do China's bidding in ASEAN even at the cost of compromising ASEAN's unity is known fact। तो यहाँ पर आसियान की यूनिटी और चाइना को कैसे बैलेंस करेंगी लाओस और कंबोडिया, ये देखने वाली बात है। मिस्टर ब्लिंकन reiterated that US remain committed to help close gap of infrastructure। अब अमेरिका भी ये बोल रहा है कि हम भी इस गैप को कम कर सकते हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से चाइना कर रहा है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेटेड ग्रुप लॉन्च्ड बाय क्वाड मेंबर सीकिंग टू कैटलाइज इवन मोर इन्वेस्टमेंट एंड लुकिंग टू द पार्टनर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी अदर शेयर्ड प्रायोरिटीज। तो यहाँ पर बहुत सी अदर शेयर प्रायोरिटीज हैं, उसके लिए भी एक जो है इनका इन्वेस्टमेंट लुकिंग वो भी पार्टनर्स को तलाश कर रहा है। तो सभी लोग पार्टनर की तलाश में है। इसका मतलब ये है कि वो अपने इन्फ्लुएंस को, डोमिनो इफेक्ट को बरकरार रखना चाहते हैं। वॉशिंगटन इज प्रॉमिसिंग टू डू मोर अंडर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव एंड ब्लू डॉट नेटवर्क। तो आप मुझे बता दीजिए, हमने दोनों ही पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, व्हाट इज ब्लू डॉट नेटवर्क एंड व्हाट इज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो आसियान कंट्रीज है, इवन आफ्टर रिलीज ऑफ आसियान आउटलुक ऑन इंडिया इंडो पैसिफिक डू नॉट हैव यूनिफॉर्म अप्रोच। सभी की यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं है यूएस चाइना को डील करने में, चैलेंजिंग द मच वांटेड आसियान सेंट्रलिटी। और यहाँ पर डिफरिंग अप्रोच आर ऑल्सो चैलेंजिंग इन इंडो पैसिफिक। ये जो अलग अलग अप्रोचेज है वो भी जो है बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, है ना, इन टर्म्स ऑफ बैलेंस। दो external players will have a limited role to ensure that unity within ASEAN is restored। कि जो आसियान के साथ यूनिटी है वो एक बार फिर से एक्सटर्नल प्लेयर विल हैव अ लिमिटेड रोल प्रोवाइडिंग प्रॉपर, मतलब जो भी एक्सटर्नल प्लेयर है जैसे चाइना, जैसे यूएस, प्रोवाइडिंग प्रॉपर अल्टरनेटिव
मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट इन सेक्टर सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिट इकोनॉमी, सप्लाई चेन, हेल्थ। तो यहाँ पर ये क्रिटिकल रहेगा किस प्रकार से आसियान में रिस्टोर किया जाए, इन फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाए। तो कुल मिला के जो ये ब्लिंकन का जो विजिट था वो कुल मिला के एक अपने हित को साधना और साउथ चाइना सी में कंट्रीज़ को, देशों को, वहाँ के देशों को ये समर्थन में लाना कि अमेरिका इज़ रेडी टू हेल्प इन ऑल सेंस। तो यहाँ पर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड प्रोमिसेस आउटलाइन नीड टू बी मेड ऑपरेशन क्विकली इफ वॉशिंगटन इज टू शो दैट इट इज़ इंडीड सीरियस अबाउट सस्टेन कमिटमेंट टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इन्वेस्टमेंट प्लान, प्रोमिसेस आउटलाइन नीड टू बी मेड ऑपरेशनल। उन्हें ऑपरेशनल करना होगा वाकई में, यदि इंडीड यूएस चाहता है कमिटेड टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन। तो इस प्रकार से जो ब्लिंकन है राइट, वो किस प्रकार से यहाँ एक मूवमेंट लाना चाह रहे हैं और वो उन पर कॉन्फिडेंस जनरेट करना चाहते हैं, तो उन्हें ऑपरेशनल तरीके से दिखाना होगा इन कंट्रीज को। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मल्टी एजेंसी सेंटर, MAC, अ कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रुप। ये इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट हैज आस्क्ड स्टेट टू शेयर मोर इंटेलिजेंस इनपुट थ्रू मल्टी एजेंसी सेंटर, है ना, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट इंटेलिजेंस की जो भी उन्हें मिलते हैं, जैसे भी पंजाब के अंदर जिस प्रकार से खालिस्तान और उसके जर्मनी से भी तार जुड़े हुए थे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि PM मोदी जो हैं वो बठिंडा से जब फिरोजपुर जो है ना, फिरोज शाहपुर, शायद फिरोजपुर, वहाँ जा रहे थे, 42,000 करोड़ का जो एक बजट उन्हें लॉन्च करना, 42,000 करोड़ का जो स्कीम्स वो लॉन्च करने वाले थे। वहाँ पर बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट देखने को मिली कि वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए फार्मर्स को हटाने का काम था पंजाब गवर्नमेंट का, लेकिन उन्हें नहीं हटाया गया और उस कारण से PM मोदी को फिर से लौटना पड़ा। अपने आप में ये बहुत बड़ी रिस्क थी और वो उस जगह पर थे जो कि बॉर्डर एरिया से मात्र 10 किलोमीटर दूर था। तो एनी टाइम देयर मे बी एन अटैक ऑन PM। तो यहाँ पर क्या है, ये एक बहुत बड़ा लूपहोल्स देखने को मिला। तो यहाँ पर इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है, नॉट इन दिस रिगार्ड बट यू मस्ट अवेयर दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो, कि भाई एजेंसी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंटेलिजेंस इनपुट्स जो हैं वो शेयर करें मल्टी एजेंसी सेंटर को। अ कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड, जो किसके अंडर में आती है मल्टी एजेंसी सेंटर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में आती है। वाई न्यूज़ स्टेट आर ऑफन रिलक्टेंट टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन द प्लेटफॉर्म, और विशेषकर कौन से स्टेट्स जो अपोजिशन है वो कभी भी शेयर नहीं करते हैं। सो देर आर सेवरल गैप इन शेयरिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम। सही समय पर यदि इनपुट मिलता है जो, उसको शेयर करने पर बहुत से जो डिजास्टर्स हैं, अटैक्स हैं, चीज़ें हैं, उन्हें रोका जा सकता है। प्लान्स आर एफर्ट फॉर मोर देन ए डिकेड टू लिंक सिस्टम अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्हें जो है प्लानिंग करना होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी यदि कोई इनपुट्स हैं तो उन्हें शेयर किया जाए। इसके लिए मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया गया है, जिसे दिसंबर 2001 में कारगिल इंट्रूजन के बाद में बनाया गया था, है ना, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी apparatus सजेस्टेड बाय, राइट। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में 24/7 काम करता है ना। एज मैनी 28 ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रॉ, आर्म्ड फोर्सेज, स्टेट पुलिस पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो ये सभी जो 28 ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट पुलिस भी इसका हिस्सा है। स्टेट ऑफिसेज हैव बीन डिजाइंड एज सब्सिडियरी ऑफ MAC। और ये जो मल्टी एजेंसी जो है, राइट, मल्टी एजेंसी सेंटर्स, ये एक तरह से डेजिग्नेटेड एज सब्सिडरी है ना, स्टेट ऑफिस जो है इसके सब्सिडरी के तौर पे काम करेंगे। तो ये जो है शेयरिंग इंटेलिजेंस से क्या होगा, रियल टाइम इंटेलिजेंस इनपुट से हमें उस पर कंट्रोल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नेट ग्रिड क्या है, इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क दैट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम स्टैंड अलोन डेटाबेस। नेट ग्रिड को तब बनाया गया था जब 2008 में मुंबई अटैक हुआ था। मल्टी एजेंसी सेंटर कब बनाया गया था, जब हमने क्या देखा, MAC कब बनाया गया था, जब हमने कारगिल युद्ध देखा 2001 में इसे बनाया गया, ताकि क्विक इनपुट्स और रियल टाइम इनपुट्स मिल सके।
और नेटग्रिड जो है ये भी कलेक्ट करता है डेटा को, होस्ट इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट डेटाबेसेस, इंक्लूडिंग टैक्स, बैंक अकाउंट वगैरह की, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है उसको देखते हुए, एयर ट्रैवल है ना, कौन कहाँ पर मूव कर रहा है ना, सस्पिशियस कोई व्यक्ति है तो। और ये 2008 में आया था सामने। इट इज़ एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज पीपल ऑफ 10 सिक्योरिटी एजेंसी। ये 10 सिक्योरिटी एजेंसी पर ही अप्लाइड है, वो इससे डेटा शेयर कर सकते हैं, जबकि MAC वो 28 एजेंसी इसमें कनेक्टेड है। इट इज़ ऑल्सो एक्सेस यहाँ पर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। कई बार क्रिमिनल्स जो होते हैं इस प्रकार की एक्टिविटीज़ और उन्हें सिमिलर एक्टिविटीज़ में प्राप्त होने पर उन्हें जो है CCTNS बोलते हैं इसको, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अक्रॉस 14,000 पुलिस स्टेशन में आज की तारीख में ऑनलाइन जो है FIR दर्ज कराई जा सकती है। तो नेटग्रिड के बारे में याद रखना कि ये लगभग 10 से 11 एजेंसीज जो हैं इसके अंडर में, मतलब यहाँ से ये इंफॉर्मेशन वगैरह भेजी जा सकती है। IB, रॉ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, है ना, CCTNS और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। बट स्टेट एजेंसीज जो हैं वो MAC, ये याद आपको रखना है, ठीक है, कि वो इनपुट्स दे सकते हैं। और ये भी कुछ बॉडीज़ हैं, ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBDT, है ना, इसके अलावा CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, है ना, और डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, GS पेपर 3 से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करेंगे IC15, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स होगा। और क्रिप्टो इंडेक्स में आप याद रखना कि मोस्टली जो है ना, ये इंडेक्स काम कैसे करेगा कि कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इन द क्रिप्टो करेंसी, उसको ये देखने में मदद करेगा। तो यहाँ पर सुप्रा ऐप क्रिप्टो वायर रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15, और ये जो 15 सबसे टॉप परफॉर्मिंग क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको ये क्या करेगा, ट्रेडिंग में मदद करेगा, मेजर द परफॉर्मेंस की, वो कितना ज़्यादा अप डाउन देखने को मिल रहा है। और जब इन्वेस्टर्स इसमें निवेश करें, है ना, तो उन्हें जो है इसका एक आइडिया लग जाए। तो यहाँ पर क्रिप्टो वायर कॉन्स्टिट्यूट इंडेक्स कमेटी ऑफ डोमेन एक्सपर्ट, और यहाँ पर ये विल सेलेक्ट क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम टॉप 400 कॉइन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इससे क्या होगा, टॉप 15 पर ये पूरी नज़र बनाए रखेगा, ठीक है। और इससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो वॉलेटिलिटी है उसका पता चल सकेगा, ठीक है। तो इंडेक्स जो है ये वो कैसे रिस्क कम करेगा, इंडेक्स इन्वेस्टिगेटिंग कैन बी इफेक्टिव वे टू डाइवर्सिफाई अगेंस्ट रिस्क एज फंड इन्वेस्ट इन द बास्केट ऑफ एसेट अगेंस्ट द अ फ्यू लिमिटेड कॉइन। यहाँ पर 15 कॉइन पर ही बात होगी। एंड नॉट फुल्ली रिमूव्ड रिस्क, ऐसा नहीं होता कि ये कोई प्रेडिक्शन देगा वो 100% सही हो, प्रेडिक्शन कई बार, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, एक इन्वेस्टर्स को पता चल जाएगा कि भाई किस लेवल तक रिस्क है, कब पैसा निकालना है। तो ये इंडेक्स जो है ना, जैसे 50% प्लंज हो गया था, अभी चाइना के क्रैकडाउन पर क्रिप्टो करेंसी प्लंज हो गई थी, फिर इंडिया के क्रैकडाउन पर प्लंज हो गया था, तो उस पर ये जो मूवमेंट को बता सके। फर्दर बिटकॉइन एंड इथेरियम, अकेले ये दो जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो पूरे विश्व की क्रिप्टो करेंसी जो ये 15 क्रिप्टो करेंसी हैं टॉप की, उनका 77% भाग इनका है। तो इनकी वल्नरेबिलिटी से बहुत ज़्यादा मूवमेंट का पता चल जाएगा। कैन क्रिप्टो फंड भी लॉन्च्ड इन इंडिया? नहीं भाई, क्रिप्टो बेस्ड फंड अभी लॉन्च नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, म्यूचुअल फंड को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटाया है। दिस मीन्स दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज नाउ वोंट बी एबल टू लॉन्च क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो है उसको भी साइडलाइन कर दिया गवर्नमेंट ने, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो करेंसी का लिंक को, है ना, सेबी ने मना कर दिया। आई थिंक ये सभी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना। आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक्स एक एक बात अच्छे से कवर हुआ होगा। आई स्टॉप हियर टुडे। विल, है ना, दो जो क्वेश्चंस पूछे उनके जरूर आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।